हेलो स्टूडेंट्स। पावर वायरिंग में ही हम कुछ और टॉपिक हम आज देखेंगे। और ये जो पावर वायरिंग टॉपिक चल रहा है ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ही एक टॉपिक है। तो पावर वायरिंग में हम यहाँ पे देखेंगे कि साइज ऑफ फ्यूज, किस तरह से हम फ्यूज की साइज को हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो मोटर सर्किट में लगा फ्यूज का साइज इस प्रकार होना चाहिए कि मोटर की स्टार्टिंग करंट पर न गले। ठीक है। तो जो भी मोटर सर्किट में जो लगा फ्यूज होता है उसका साइज इस प्रकार का होना चाहिए, उसकी रेटिंग इस तरह का होना चाहिए कि स्टार्टिंग करंट पर, मोटर की स्टार्टिंग करंट पर फ्यूज जो है क्या होगा कि गलने ना पाए। क्योंकि हमको पता है कि जो मोटर है स्टार्टिंग में फुल लोड करंट की 5 से 7 गुना करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो इसलिए इस हिसाब से जो भी फ्यूज का जो साइज है इस तरह से होना चाहिए कि स्टार्टिंग में हेवी करंट के कारण जो है फ्यूज गले नहीं। तो फिर इसके फ्यूज का जो साइज है इतना होना चाहिए कि फुल लोड करंट का 1.5 गुना करंट जो है वो बियर कर सके। लेकिन कभी भी केबल की करंट कैपेसिटी के 2 गुने से अधिक माप का फ्यूज की रेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जो भी हम फ्यूज हम यूज करते हैं मोटर सर्किट के लिए तो उसकी जो साइज है इतनी होनी चाहिए कि वह 1.5 गुना करंट को क्या कर सके, बियर कर सके, धारण कर सके और ठीक ठीक से, मतलब ठीक तरह से सहन कर सके उतने करंट को। उस वजह से केबल की जो करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के 2 गुने से अधिक माप का नहीं होना चाहिए। जो भी फ्यूज हम यूज करेंगे उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी के 2 गुने से अधिक माप का नहीं होना चाहिए जो भी फ्यूज है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी फैन, लाइट, जो सर्किट में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक पर्पज पे, तो किस तरह से हमारा जब भी लोड जब 800 वाट से ज़्यादा हो रहा था या फिर जो पॉइंट थे 10 पॉइंट से ज़्यादा हो रहे थे तो उस केस में हम जो है कि सर्किट बनाते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि हर एक सर्किट से केवल और केवल एक मोटर को ही सप्लाई हम देंगे और इस तरह से जितने भी मोटर हमको इंस्टॉल करना होगा, लगाना होगा, चाहे वर्कशॉप हो चाहे इंडस्ट्री हो, तो हम हर एक मोटर के लिए अलग से सर्किट हम देते हैं। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट करते हैं। तो जो भी फैन, लाइट सर्किट या फिर जो भी डोमेस्टिक पावर सर्किट की डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की भांति क्या होती है, मोटर को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल सोर्स व्यवस्था भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग कंपलसरी होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे मोटर सर्किट है पावर वायरिंग में, तो जो जितने भी हम मोटर लगाई जानी है हर एक मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल सोर्स की व्यवस्था जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं।
फिर मीटर के बाद हम क्या करते हैं, मेन स्विच लगाते हैं। फिर उसके बाद से जितने भी हमको संख्या में सर्किट बनाने की ज़रूरत होती है, हम उतनी सर्किट जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में हम बना लेते हैं। इसके बाद से जो भी मोटर के लिए की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग सर्किट की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम मोटर के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम बनाते हैं, तो हर एक मोटर के लिए क्या होना चाहिए, अलग से सर्किट बनाने की, अलग अलग सर्किट बना के सप्लाई प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी सर्किट में लगाया जाने वाला फ्यूज, कंडक्टर आदि उस सर्किट पर स्थित मोटर की रेटिंग पर निर्भर करता है। तो जो भी कोई भी सर्किट है जिसमें लगाया जाने वाला फ्यूज हुआ या फिर कंडक्टर हम यूज करते हैं, तो उस सर्किट पर उपस्थित जो भी मोटर की रेटिंग है, जितने भी वाट की रेटिंग है, उसी के अनुसार हम वहाँ से करंट निकाल करके करंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उस सर्किट में फ्यूज की साइज हम डिसाइड करते हैं और कंडक्टर की साइज भी हम डिसाइड करते हैं। तो ये फ्यूज हुआ चाहे जो भी कंडक्टर हुआ, इसकी साइज हम किससे डिसाइड करेंगे, तो जो भी उस सर्किट्स में जो भी मोटर कनेक्टेड है और वो कितने वाट का मोटर है, कितने हार्स पावर का, तो उससे हम करंट की वैल्यू निकाल करके ही हम फ्यूज या फिर कंडक्टर की साइज को हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसी पे ये निर्भर करता है रेटिंग इसकी जो भी है। इसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट को दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी मीटर है और यहाँ पे 3 फेज आ रहे हैं, आर, वाई और बी। फिर ये तीनों फेज हम किसको दे रहे हैं, मेन स्विच को दे रहे हैं। ये हमारा मेन स्विच है। तो जो यहाँ पे हम मेन स्विच देख सकते हैं, मेन स्विच में कि ये हमारा मेन स्विच लिंक है और इसी के द्वारा हम ये तीनों सप्लाई को एक साथ क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या फिर ओपन करते हैं। ठीक है, और हर एक फेज में क्या लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी तीनों फेज है, इसमें तीनों में फ्यूज लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बस बार है ये। तो इस बस बार पे हम क्या करते हैं, आर, वाई और बी तीनों फेज हम क्या करते हैं, लाके हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इससे कनेक्ट है ये। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि तीनों बस बार को हम आर, वाई, बी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर हम हर एक फेज से हम एक एक फ्यूज लगा करके और एक एक कंडक्टर हम निकाल लेते हैं और तीनों से निकला हुआ ये एक सर्किट को बनाता है। फिर यहाँ पे भी आर, वाई, बी से हम एक कंडक्टर निकाल लेते हैं फ्यूज लगा करके। फिर ये दूसरा सर्किट हो गया। इसी तरह से हम तीसरा सर्किट और चौथा, जितना भी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी मोटर को कनेक्शन देनी होती है, हम यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ही हम क्या करते हैं कि सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितनी संख्या में हमको सर्किट की ज़रूरत होती है, हम यहीं से सर्किट बनाते हैं। इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम देख लेंगे। ये हमारा क्या है, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। इसका सिंगल लाइन हम देख लेंगे।
यहाँ पे उसका सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे मोटर के लिए जो भी पावर सर्किट का इंस्टॉलेशन है, जो भी हम पावर सर्किट इंस्टॉल करते हैं, तो किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, कौन कौन से रूल हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो भी मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी मेन स्विच है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, और फिर जो मोटर स्विच तथा मोटर स्टार्टर मोटर के निकट ही दीवार पर या फिर स्टैंड पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी मोटर स्विच हुआ या फिर मोटर स्टार्टर हुआ, इसको हम दीवार पे ही, मोटर के निकट ही हम क्या करते हैं, दीवार पे या फिर स्टैंड पर हम स्थापित करते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है फर्श से 1.5 मीटर पे ही होती है। ठीक है, चाहे हम दीवार पे लगाएं या फिर चाहे हम किसी स्टैंड पर हम लगाएं। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी 1.5 मीटर ही होगी फर्श से। फिर मोटर को दीवार से 0.7 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो भी मोटर है, कोई दीवार है, उस दीवार से कम 0.7 मीटर की दूरी पर ही हम उस दीवार से 0.7 मीटर की दूरी पर ही हम उस मोटर को स्थापित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आने जाने में और उसकी मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इतना मिनिमम जगह होना चाहिए। फिर फर्श की ऊंचाई 20 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो जो भी मोटर है, उसको स्थापित करने के लिए हम एक बेस बनाते हैं ईंट का, और उस बेस की जो ऊंचाई होती है 20 से 50 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। बेस बना के ही हम क्या करते हैं, मोटर स्थापित करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे वायरिंग 3 कोर केबल या फिर कंड्यूट पाइप द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, 3 कोर केबल के द्वारा हम कंडक्टर को ले जाते हैं या फिर कंड्यूट पाइप के द्वारा हम लेके जाते हैं। केबल मोटर टर्मिनल तथा 20 सेंटीमीटर की गहराई पर ले जाया जाता है। जो भी केबल मोटर टर्मिनल है, मोटर है, केबल मोटर है, मोटर टर्मिनल जो केबल है मोटर टर्मिनल तक जो है हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर की गहराई पर ले जाते हैं पाइप के थ्रू। ठीक है, तो जो भी केबल होगा मोटर का, और वो मोटर टर्मिनल तक हम किसके द्वारा ले जाते हैं, दीवार के ज़मीन के अंदर से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर से हम कंड्यूट पाइप के द्वारा हम लेके जाते हैं। फिर मोटर स्विच तथा मोटर स्टार्टर के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप द्वारा ले जाया जाता है। तो जो भी सप्लाई है मोटर स्विच तथा मोटर स्टार्टर के बीच, हम एक फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा हम उसको ले जाते हैं। ठीक है, फिर ग्राउंड सरफेस से मोटर टर्मिनल तक की दूरी जो है 1.2 मीटर माना जाता है। तो जो भी ग्राउंड सरफेस है, भूमि है, तो उसके अंदर से 20 से अंदर नीचे से हम ग्राउंड के अंदर से लेके जाते हैं मोटर टर्मिनल तक, और वो हम डिस्टेंस कितना मानते हैं, 1.2 मीटर मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामग्री का नाम और विवरण दिया हुआ है, और फिर रेट दिया हुआ है, फिर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मेन स्विच फ्यूज यूनिट के साथ हम देख सकते हैं
यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले डबल पोल आयरन प्लेट स्विच फ्यूज यूनिट की। तो अगर 15 एम्पियर की और 250 वोल्ट की बात करें तो ये 750 रुपये प्रति यूनिट आता है। ऐसे ही 30 एम्पियर 250 वोल्ट की बात करें तो ये 1200 रुपये प्रति यूनिट आता है। और 60 एम्पियर 250 वोल्ट की बात करें तो 1500 रुपये प्रति यूनिट आता है। अगर 100 एम्पियर 250 वोल्ट की बात करें तो 2150 रुपये ये प्रति यूनिट आता है। उसके बाद से अगर हम ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच फ्यूज यूनिट की बात करें तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट के लिए 900 रुपये में आता है। 30 एम्पियर 500 वोल्ट का जो है वो 1500 रुपये में आता है। और 60 एम्पियर 500 वोल्ट जो है 4500 में आता है। फिर 100 एम्पियर 500 वोल्ट 6000 तक का आता है। और 200 एम्पियर 500 वोल्ट 7500 तक का आता है। और 300 एम्पियर 500 वोल्ट तक का जो मेन स्विच है ट्रिपल पोल आयरन क्लेड विथ फ्यूज यूनिट वो 9000 रुपये प्रति यूनिट आता है। इसके बाद से हम ट्रिपल पोल न्यूट्रल लिंक आयरन क्लेड स्विच फ्यूज यूनिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल पोल रहेगा लेकिन विथ न्यूट्रल रहेगा। तो अगर 15 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 925 रुपये में प्रति यूनिट मिलता है। और 30 एम्पियर 500 वोल्ट की जो है 1525 रुपये में। और 60 एम्पियर 500 वोल्ट 4525 में। 100 एम्पियर 500 वोल्ट 6050 रुपये में। 200 एम्पियर 500 वोल्ट 7550 रुपये में। और 300 एम्पियर 500 वोल्ट 9050 रुपये में प्रति यूनिट मिलता है। यहाँ पे रेट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एस्टिमेटिंग और कास्टिंग में जो भी हम करते समय हर एक चीज़ के रेट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर सकते हैं पावर वायरिंग की या फिर किसी भी वायरिंग की। यहाँ पे अब हम एमसीबी के बारे में हम बात करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। 240 वोल्ट या फिर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर या फिर 16 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर 25 एम्पियर 32 एम्पियर तक के रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। तो जनरली सामान्यतः यूज के लिए हम जो है सिंगल पोल यूज करते हैं और 185 रुपये प्रति यूनिट मिलता है। उसमें सिंगल पोल विथ न्यूट्रल सिंगल पोल न्यूट्रल सहित जो है 275 रुपये में मिलता है। सिंगल पोल एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। डबल पोल में दो केवल पोल ही रहेंगे, ये 280 रुपये में मिलेगा। और 3 पोल में क्या रहेगा कि केवल 3 पोल ही रहेंगे, RYB 3 फेज ही रहेंगे। और ये 385 रुपये में मिलेगा। और ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल जो है 460 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। ये फ्यूज एमसीबी है, उसकी रेटिंग के अनुसार जो है ये अलग अलग रेट में पाए जाते हैं और पोल के अकॉर्डिंग भी अलग अलग रेट में मिलता है। यहाँ पे हाई करंट रेटिंग की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है हम देख सकते हैं 40 एम्पियर 50 एम्पियर या फिर 63 एम्पियर जनरली यूज के लिए जो है। अगर हम सिंगल पोल की बात करें तो 205 रुपये प्रति यूनिट। 3 पोल विथ न्यूट्रल की बात सिंगल पोल विथ न्यूट्रल की बात करें तो 320 रुपये। डबल पोल 325 रुपये। ट्रिपल पोल 420 रुपये। ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल 525 रुपये। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर 16 एम्पियर 20 25 या 32 एम्पियर मोटर सर्किट के लिए यहाँ पे हम सिंगल पोल एमसीबी की बात करें तो 150 रुपये। सिंगल पोल विथ न्यूट्रल की बात करें तो 295 रुपये। डबल पोल की बात करें तो 310 रुपये प्रति यूनिट। ट्रिपल पोल की बात करें तो 415 रुपये प्रति यूनिट।
और ट्रिपल पोल न्यूट्रल सहित जो है 595 रुपया। इसी तरह से 50 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 63 एम्पियर देख सकते हैं, अलग अलग रेटिंग के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सिंगल फेज आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो 15 एम्पियर 250 वोल्ट और 4 वे का मतलब कि 4 सर्किट हम वहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरह से वो 250 रुपये में प्रति मिलेगा यूनिट। और 30 एम्पियर तक और 250 वोल्ट और 4 वे वाला यूज खरीदते हैं तो इसकी रेटिंग जो है 500 रुपया है। और लेकिन यहाँ पे करंट रेटिंग बढ़ जा रही है। फिर 15 एम्पियर 250 वोल्ट और 6 वे वाला 275 रुपये में आ रहा है, आएगा। फिर 30 एम्पियर 250 वोल्ट 6 वे वाला ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 625 रुपये में है। फिर 15 एम्पियर 250 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे 8 वे हो जाएगा तो ये 400 रुपये में आएगा। फिर 15 एम्पियर 250 30 एम्पियर 250 वोल्ट 8 वे 750 रुपये में। फिर 15 एम्पियर 250 वोल्ट 10 वे में 450 रुपये प्रति यूनिट। फिर 15 एम्पियर 250 वोल्ट 10 वे में 450 रुपये। फिर 30 एम्पियर 250 वोल्ट 10 वे में 800 रुपया। 15 एम्पियर 250 वोल्ट 12 वे में 800 रुपया। 30 एम्पियर 250 वोल्ट 12 वे में 950 रुपया। फिर यहाँ पे मेटल क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ट्रिपल पोल न्यूट्रल लिंक व फ्यूज यूनिट इकाई सहित यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहाँ पे ट्रिपल पोल है, यानी कि 3 फेज वाला है। और इसमें फ्यूज यूनिट लगा हुआ है, फ्यूज यूनिट सहित। तो अगर हम 2 वे की बात करें तो 2 वे का मतलब कि 2 सर्किट हम बना सकते हैं उस इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो 15 एम्पियर और 500 वोल्ट की बात करें तो 260 रुपये में प्रति यूनिट आएगा। और 30 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 340 रुपये में प्रति यूनिट आएगा। 60 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 750 रुपये में आएगा। और 100 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो ये 900 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें और 3 वे में बात करें तो 15 ये ट्रिपल पोल यानी कि 3 फेज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ 15 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 300 रुपये प्रति यूनिट। और 30 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 500 रुपये प्रति यूनिट। 60 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 900 रुपये प्रति यूनिट। और 100 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 1500 प्रति यूनिट होगा। अगर 4 वे की बात करें, जैसे ट्रिपल पोल ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो लेकिन 4 वे है, अर्थात 4 सर्किट हम निकाल सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो ये करंट के रेटिंग के अनुसार अलग अलग रेट हो जाएगा। फिर 15 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 400 रुपये प्रति यूनिट। 30 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें 450 रुपये प्रति यूनिट। 60 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 950 रुपये प्रति यूनिट। 100 एम्पियर 500 वोल्ट की बात करें तो 2000 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगा। प्रति यूनिट का मतलब एक। फिर 6 वे अगर की हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की और ट्रिपल पोल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 एम्पियर 500 वोल्ट का 550 रुपये में आएगा प्रति यूनिट। 30 एम्पियर 500 वोल्ट का तो 700 रुपये में आएगा। 60 एम्पियर 500 वोल्ट जो है 950 रुपये में आएगा। और 100 एम्पियर 500 वोल्ट तक का जो है 1550 रुपये में प्रति यूनिट आएगा। इसी प्रकार 8 वे में हम देखेंगे, ये ट्रिपल पोल में ही हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट का है तो 650 रुपये प्रति यूनिट। 30 एम्पियर 500 वोल्ट का है 850 रुपये प्रति यूनिट। 60 एम्पियर 500 वोल्ट है तो 1500 रुपये प्रति यूनिट। 100 एम्पियर 500 वोल्ट का है तो 2000 रुपये प्रति यूनिट। इसी तरह से अगर 10 वे की हम बात करें तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट जो है का जो है वो 800 रुपये प्रति यूनिट। फिर 30 एम्पियर 500 वोल्ट का है तो 900 रुपये प्रति यूनिट।
फिर 60 एम्पियर 500 वोल्ट का है तो 1550 रुपये प्रति यूनिट, और 100 एम्पियर 500 वोल्ट है तो 2000 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगा। फिर अगर हम 12 यानी कि 12 सर्किट अगर बनाने की बात करें तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिससे हम 12 सर्किट बना सकते हैं, और 15 एम्पियर 500 वोल्ट की अगर है तो 1000 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। अगर 30 एम्पियर 500 वोल्ट का है तो 1200 रुपये प्रति यूनिट। अगर 60 एम्पियर 500 वोल्ट का लेना है तो 2000 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा। या 100 एम्पियर 500 वोल्ट का लेना है तो 3500 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। फिर यहाँ पे आयरन क्लेड बोर्ड कंप्लीट विथ लॉकिंग अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मेटल क्लैड आयरन क्लैड जो बोर्ड होगा जिसमें कि इंटरलॉकिंग व्यवस्था हो, और लाइट को ऑन की अवस्था में क्या हो, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो लॉक हो जाए, खुलने न पाए, और जो भी सप्लाई है ऑफ होने की कंडीशन में ही हम उसे जो भी बॉक्स है उसे खोल सकें। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज की जो लॉकिंग अरेंजमेंट दिखाया गया है आयरन क्लेड बोर्ड, तो दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेमी गुणे 30 सेमी गुणे 7.5 सेमी का। ये इस माप का जो आयरन प्लेट बोर्ड है वो 200 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगा। 30 x 45 x 7.5 सेमी का जो है वो 250 रुपये मिलेगा। ऐसे ही डिफरेंट साइज के आयरन प्लेट यहाँ पे बोर्ड हैं जिसकी रेटिंग अलग अलग दी हुई है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हेवी गेज राइट स्टील कंड्यूट पाइप के बारे में इसका साइज और इसमें रेट दिया हुआ है, हम देख सकते हैं। तो अगर हम 90 mm का जो कंड्यूट पाइप खरीद रहे हैं तो ये 2000 रुपये प्रति 100 मीटर पड़ेगा। अगर हम 25 mm साइज खरीद रहे हैं तो 3000 रुपये प्रति 100 मीटर पड़ेगा। अगर 31.5 mm साइज का खरीद रहे हैं तो 3200 प्रति 100 मीटर पड़ेगा। 38 mm का जो है 4500 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। 44.5 mm साइज का 4750 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। और 50 mm साइज का जो है 6000 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। उसके बाद से फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप की अगर हम बात करें तो 19 mm का जो है 1500 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि 15 रुपया प्रति मीटर पड़ेगा, ठीक है। 19 mm का जो कंड्यूट फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप है तो 15 रुपये प्रति मीटर पड़ेगा। 25 mm का है तो 2500 रुपये प्रति 100 मीटर पड़ेगा। और 31.5 mm का है तो 2650 रुपये प्रति 100 मीटर पड़ेगा। 38 mm का है तो 2875 रुपये प्रति 100 मीटर पड़ेगा। 44.5 mm का है तो 3050 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। और 50 mm साइज का है तो 3250 रुपये प्रति 100 मीटर मिलेगा। उसके बाद से मेटल कंड्यूट सॉकेट या फिर कपलर की अगर हम बात करें तो 19 mm का जो है 450 रुपये प्रति यूनिट के दर से मिलेगा। 25 mm का जो है वो 4.75 रुपये का मिलेगा। 31.5 mm का है तो 5 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। 38 mm का जो है 6 रुपये प्रति यूनिट। 44.5 mm का है तो 8 रुपये प्रति यूनिट। 50 mm का है तो 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे मेटल कंड्यूट बैंड्स दिए हुए हैं, और 19 mm का है तो 5 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। 25 mm का है तो 6 रुपये प्रति यूनिट। 31.5 mm का है तो 7 रुपये प्रति यूनिट। 38 mm का है तो 9 रुपये प्रति यूनिट। 44.5 mm का है तो 9 रुपये प्रति 10 रुपये प्रति यूनिट। और 50 mm का है तो 12 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। फिर यहाँ पे कंड्यूट पाइप बुशिंग के बारे में दिया हुआ है। 19 mm का हम ले रहे हैं तो 1 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगा। 25 mm का ले रहे हैं तो 2 रुपये प्रति यूनिट। 31.5 mm का है तो 3 रुपये प्रति यूनिट। 38 mm का है तो 4 रुपये प्रति यूनिट। और 44.5 mm का है तो 5 रुपये प्रति यूनिट। 50 mm का है तो 6 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे लॉक नट दिया हुआ है।
25 mm का है तो 1 रुपये प्रति यूनिट, 25 mm का है तो 2 रुपये प्रति यूनिट, 31.5 mm का है तो 2 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। 38 mm का है तो 3 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। 44.5 mm का है तो 3 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। 50 mm का है तो 4 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। इसके बाद से यहाँ पे कंड्यूट सैडल की बात हम करेंगे। 19 mm का है तो 1 रुपये प्रति यूनिट, 25 mm का है तो 2 रुपया, 31.5 mm का है तो 2 रुपया, 38 mm का है तो 3 रुपया, 44.5 mm का है तो 3 रुपया और 50 mm का है तो 4 रुपये प्रति यूनिट मिलेगा। फिर यहाँ पे टीकवुड गिल्ली दिया हुआ है, प्लग्स जो है 30 क्रॉस 25 क्रॉस 50 mm का टीकवुड गिल्ली जो है 50 रुपये प्रति 100 मिलेगा। कंड्यूट कापर अर्थिंग के लिए जो 19 mm के लिए जो है 1 रुपये प्रति यूनिट और 25 mm का है तो 2 रुपये प्रति यूनिट। इसी तरह से हम जो भी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते समय जो भी चीज़ें हैं उसके एस्टिमेटिंग करते समय कास्टिंग करते समय ये सब सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और इसीलिए जो भी चार्ट दिया हुआ है, इस तरह का टेबल बनाया गया है, चाहे इंटरनल वायरिंग में हो चाहे पावर वायरिंग में, तो ये सारे टेबल आप लोगों को जो है ड्राइंग चार्ट पे बनाना है और ये सारे चेक किए जाएंगे। इसलिए आप लोग कम से कम जितने भी टेबल बनाए गए हैं इस तरह के, चाहे कंडक्टर के लिए हो चाहे ये सारे चीज़ों के लिए हो, फ्यूज यूनिट के लिए हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हो, चाहे मेन स्विच के लिए हो, चाहे जो भी एसेसरीज के लिए जो टेबल बनाया गया है और उसका जो रेट दिया हुआ है, ये आप लोग ड्राइंग चार्ट पे बनाएंगे। सबको बनाना है और ये चेक होगा। और जो भी हमने क्वेश्चन कराया है इंटरनल वायरिंग से या फिर आगे हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे पावर वायरिंग से, तो ये इसमें जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है ड्राइंग चार्ट पे बनाना है और ड्राइंग चार्ट पे अच्छे से बना करके और वो सब चेक कराना है। जैसे ही कॉलेज खुलेगा ये सब सारी चीज़ें सबमिट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए इस सब क्वेश्चनों को और सारी जो भी हम बता रहे हैं, जो भी टेबल बनाने के लिए जो बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें क्या है कि आप लोग ड्राइंग चार्ट पे सबको बनाना है, कंपलसरी है। यहाँ पे लकड़ी पर की लोहे की पेंच, यानी कि जो भी लकड़ी होगा वह उसका जो पेंच है 19 mm का है तो 30 रुपये प्रति 100 मिलेगा और 25 mm का है तो 40 रुपये प्रति 100 मिलेगा और अगर 31.5 mm का है तो 50 रुपये प्रति 100 मिलेगा, 50 रुपये में प्रति 100 मिलेगा और 38 mm का है तो 60 रुपये प्रति 100 मिलेगा, 44.5 mm का है तो 80 रुपये प्रति 100 में मिलेगा, 80 रुपये में प्रति 100 मिलेगा और 50 mm का है तो 100 रुपये में प्रति 100 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आयरन एगल मेटल बोर्ड के बारे में दिया हुआ है और अर्थ वायर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और रेटिंग के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करना है कि ड्राइंग चार्ट पे बनाना है और ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ताकि एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते समय हम रेट लगा सकें और फाइनली हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग का महायोग कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप लोग के मोबाइल पे ये तुरंत चली जाए, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।